केंद्र में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच एनडीए में अलग अलग सुर उठने लगे हैं। सहयोगी दल अभी से अपने तेवर दिखाने लगे हैं, जिसकी शुरुआत नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने की और मोदी सरकार की अग्निवीर योजना को सीटें कम होने की बड़ी वजह बताया। और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सामने अग्निवीर योजना को रद्द करने की मांग कर दी है। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। जेडीयू अब इस बात पर दबाव बना रही है कि अग्निवीर योजना पर सरकार विचार करे और उसे रद्द किया जाए। हालांकि ये भी खबर सामने आ रही है कि जेडीयू की इस मांग पर बीजेपी झुकने को तैयार नहीं है। चूंकि इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत नहीं ला पाई और उसे सरकार बनाने के लिए जेडीयू, टीडीपी समेत अपने तमाम सहयोगी दलों की जरूरत है और यही वजह है कि किंग मेकर की भूमिका निभा रही जेडीयू ने सरकार के सामने अपने तीखे तेवर दिखा दिए हैं। जिसके बाद सरकार गठन से पहले ही ये कयास लगाए जाने लगे कि एनडीए गठबंधन की सरकार कुछ ही दिनों की मेहमान रहेगी। चूंकि नीतीश कुमार के पाले में गेंद है, इसलिए विपक्षी पार्टियों ने जेडीयू की इस मांग को जायज ठहराने में देर नहीं लगाई। मैं समझता हूँ अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। जयंत जी से बातचीत करेंगे। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है। आदरणीय नीतीश कुमार जी महात्मा गांधी जी के विचारों को मानने वाले हैं। अब सरकार में रह करके वो किस तरह से विवादित जो मुद्दे रहे हैं, जो योजनाएं, उस पर जेडीयू क्या करती है, इसको जनता देखेगी। दरअसल 16 जून 2022 को मोदी सरकार अग्निवीर योजना लेकर आई थी, जिसका विपक्षी दलों ने उस समय जमकर विरोध किया था और माना जा रहा है कि अग्निवीर योजना की वजह से ही बीजेपी हरियाणा में केवल 5 सीटों पर सिमट कर रह गई। पंजाब में बीजेपी का खाता नहीं खुला और राजस्थान में बीजेपी 24 से घटकर 14 सीटों में आ गई। वहीं यूपी और बिहार में भी बीजेपी की सीटें घटने के पीछे अग्निवीर योजना को ही कारण बताया जा रहा है। सरकार बनाने को लेकर चल रहे कवायदों के बीच बीजेपी की सहयोगी पार्टी और एनडीए के प्रमुख घटक दल जेडीयू ने विपक्ष की भाषा बोलते हुए यूसीसी का मुद्दा भी उठा दिया। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने ये कहते हुए खलबली मचा दी कि सरकार को यूसीसी के मुद्दे पर विचार करने के साथ सभी दलों से चर्चा करनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। लेकिन शाम होते होते बीजेपी ने भी साफ कर दिया कि वो ना तो किसी के दबाव में आएगी और ना ही देशहित में लिए गए फैसलों को पलटेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने साफ कर दिया कि जेडीयू की अनावश्यक मांगों के आगे नहीं झुकेगी, गठबंधन के नियमों और गठबंधन धर्म के तहत ही काम करेगी और बीजेपी निर्दलीय सांसदों और छोटे छोटे दलों के संपर्क में भी है। हालांकि अंदर खाने से आ रही खबरों के मुताबिक बीजेपी सहयोगियों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए मंत्रालयों का बंटवारा और मंत्रियों की संख्या पर फैसला करेगी। साथ ही बीजेपी ने वादा भी किया कि वो अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलेगी। तीसरी बार मोदी सरकार बनने का रास्ता तो साफ होता नजर आया, लेकिन बीजेपी को समर्थन देने वाले कुछ घटक दल शर्तों का पिटारा खोलकर बैठ गए और इनमें सबसे आगे नजर आई नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, जिसने बीजेपी को समर्थन देने के बदले मलाईदार मंत्रालयों की मांग रख दी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने केंद्र में रेल, वित्त और कृषि मंत्रालय की मांग रखी। यही नहीं, दावा किया कि केंद्र में 80 मंत्री हो सकते हैं। नीतीश के फॉर्मूले के मुताबिक 4 सांसदों पर 1 मंत्री पद दिया जाना चाहिए। क्योंकि उनके 12 सांसद हैं, इसलिए उन्हें कैबिनेट में 3 मंत्री पद मिलने चाहिए। वहीं लोकसभा की 12 सीटें जीतने वाली जेडीयू के कुछ नेता तो एक कदम आगे जाकर 4 से 5 मंत्री पद की मांग करते नजर आए। हमारी कोशिश है कि 3-4 मंत्रालय, 4 से 5 मंत्रालय हमारी जो है, और एक अच्छे मंत्रालय हो इस बार, जिससे लोगों के लिए काम कर सके, उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू को इस बात से कोई ऐतराज नहीं है कि बीजेपी लोकसभा स्पीकर का पद किसी और को देती है या अपने पास रखती है, लेकिन जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार मंत्री पद के बंटवारे में ढील नहीं बरतना चाहते। सूत्रों की माने तो वो मोदी सरकार के शपथ ग्रहण तक दिल्ली में ही रुक सकते हैं। वो कैबिनेट गठन के बाद ही पटना लौटेंगे।
उधर सरकार बनने से पहले जेडीयू की सौदेबाजी पर बीजेपी कसम खाती नजर आई। पार्टी के बड़े नेता इस मामले में बयान देने से बचते नजर आए, लेकिन बिहार के कुछ नेताओं ने इस मामले में अपनी राय दी, जिनमें से एक है बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू, जिन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से रखी जा रही शर्तें या कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स पर पूछे गए सवाल को ये कहते हुए टाल दिया कि गठबंधन पार्टनर के तौर पर उनकी मांग जायज है। देखिए, ये कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। गठबंधन में साथ में है, डिमांड जायज है और मुझे लगता है कि जो भी आपसी तालमेल बैठेगा उसमें बेहतर विभाग मिलेंगे, बेहतर काम करेंगे और जितना बेहतर विभाग मिलेगा हमको तो भरोसा है कि बिहार में उतना बढ़िया काम होगा। वहीं जेडीयू ने बिना शर्त बीजेपी को समर्थन देने की बात कही, लेकिन साथ में ये भी जोड़ा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि नीतीश कुमार इस बार केंद्र सरकार में अच्छी खासी हिस्सेदारी लेकर रहेंगे। उधर जेडीयू की तरह आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर अपनी चमक बिखेरने वाली टीडीपी भी बीजेपी को सरकार बनाने में मदद करने के एवज में मोलभाव करती नजर आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 16 सीटें जीतकर किंग मेकर की भूमिका में आए टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार में कई अहम मंत्रालयों की मांग रखी, जिनमें शामिल हैं सड़क परिवहन, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, आवास एवं शहरी मामले, कृषि, जल शक्ति और वित्त राज्य मंत्रालय। इस सब के अलावा टीडीपी ने लोकसभा स्पीकर पद की डिमांड भी रख दी। दरअसल टीडीपी स्पीकर का पोस्ट इसलिए चाहती है क्योंकि लोकसभा में ये सबसे ज्यादा ताकतवर पद है। इतना ही नहीं, त्रिशंकु संसद की स्थिति में स्पीकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पार्टी के दिवंगत नेता जीएमसी बालयोगी ने 1998 से 2002 तक अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में स्पीकर के रूप में कार्य भी किया था। वहीं सूत्रों के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू ने साफ कर दिया है कि वो मोदी 3.0 सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि वो बीजेपी नेतृत्व को अपनी मांगों की एक लिस्ट भी दे चुके हैं। वैसे बीजेपी के लिए सिर्फ जेडीयू और टीडीपी की ही शर्तें नहीं, बल्कि दूसरी पार्टियों की डिमांड पर गौर करना भी जरूरी है। चूंकि बीजेपी अपने दम पर बहुमत साबित नहीं कर सकती, लिहाजा दूसरे छोटे दल भी खुलकर अपनी मांगे रखने लगे हैं, जिनमें शामिल है शिवसेना, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना ने 2 मंत्री पद की मांग रखी है, एलजेपी-आर ने भी 2 मंत्री पद की मांग रखी है, जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी ने 1 मंत्री पद की डिमांड रखी है। ऐसे में सवाल ये है कि सरकार बनाने के लिए बीजेपी सभी अहम मंत्रालय अगर अपने सहयोगियों को बांट देगी तो उसके पास क्या बचेगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी सीसीएस यानी सुरक्षा संबंधी समिति मंत्रालय अपने पास रखेगी, जिनमें शामिल हैं गृह मंत्रालय, वित्त, विदेश और रक्षा मंत्रालय। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह को सहयोगियों से बात करने की जिम्मेदारी दी है। माना जा रहा है कि पहले बीजेपी की ये टीम मंत्रिमंडल की एक रूपरेखा तय करेगी, जिसमें तय होगा कि कौन सा मंत्रालय किस पार्टी के पास जा सकता है और फिर इस संभावित लिस्ट पर सभी सहयोगी दलों की सहमति लेने की कोशिश होगी। लेकिन इंडिया गठबंधन बीजेपी की कोशिशों पर पानी फेरने में जुटी नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस एनडीए के घटक दलों, खासतौर से जेडीयू और टीडीपी पर डोरे डालती नजर आ रही है। 52 से 99 के आंकड़े तक पहुंची कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट कर टीडीपी और जेडीयू को साधने की कोशिश के साथ बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने तंज भरे लहजे में नरेंद्र मोदी को 1/3 प्रधानमंत्री कहा और 4 सवाल पूछे। पहला सवाल ये कि क्या नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा निभाएंगे। दूसरा सवाल ये कि क्या नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के निजीकरण को अब रोकेंगे। तीसरा सवाल ये क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देकर नीतीश कुमार की 10 साल पुरानी मांग को पूरा करेंगे। और चौथा सवाल ये कि बिहार की तरह ही पूरे देश में जाति जनगणना करवाने का वादा करेंगे। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत भी टीडीपी और जेडीयू पर डोरे डालने की कोशिश करते नजर आए। चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे चंद्रा बाबू हो, ये सबके दोस्त है, सबके प्यारे हैं। यही लोगों ने सबसे ज्यादा बीजेपी के साथ संघर्ष किया है। हालांकि एनडीए के कुछ घटक दल इंडिया गठबंधन के नेताओं की ओर से आ रहे बयानों का उन्हीं के अंदाज में जवाब देते दिखे। आगे आगे ये भी हो सकता है कि इंडिया आघाड़ी के कुछ पार्टियां हमारे साथ आ सकती है। जिस तरह माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ममता बनर्जी भी थी।
अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही बीजेपी को वहां से प्रचंड जीत की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि अयोध्या नगरी वाली फैजाबाद सीट से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह चुनाव हार गए, जिसके बाद से ही इस सीट पर बीजेपी की हार को लेकर मंथन शुरू हो गया। फैजाबाद सीट पर बीजेपी की हार के कई कारण सामने आए, जिनमें प्रमुख है समाजवादी पार्टी की ओर से अवधेश प्रसाद को प्रत्याशी बनाना, क्योंकि अवधेश प्रसाद पासी समाज से आते हैं और अयोध्या में करीब 3.5 लाख मतदाता पासी समाज के हैं और इसी वजह से दावा किया गया कि अयोध्या में धर्म पर जाति भारी पड़ी, यानी कुर्मी और पासी का पूरा वोट बीजेपी से खिसककर समाजवादी पार्टी को मिला। तो वहीं मौर्य, निषाद, पाल और कोरी समाज का एक बड़ा हिस्सा भी समाजवादी पार्टी की तरफ गया, जबकि दावा किया गया कि बीजेपी को सिर्फ ब्राह्मण और वैश्य वोट ही मिले। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की हार के पीछे अखिलेश की रणनीति को भी बड़ी वजह माना गया, क्योंकि अखिलेश यादव ने अपनी पीडीए रणनीति के तहत इस सीट से अवधेश प्रसाद को टिकट दिया और उनकी ये रणनीति सही साबित भी हुई। और सिर्फ अयोध्या विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहाँ चुनाव के दौरान बीजेपी को 1,04,671 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी को करीब 1 लाख वोट मिले थे, यानी विधानसभा चुनाव में बीजेपी मात्र 4,667 वोटों से जीती थी। जिसके बाद से ही इस बात की चर्चा तेज हो गई कि क्या अयोध्या में बीजेपी की हार जातीय समीकरणों का चमत्कार है या फिर वहां के लोगों की नाराजगी। फैजाबाद सीट की हार ने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बीजेपी को सदमे में डाल दिया है। हालांकि यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने अयोध्या में खराब प्रदर्शन के लिए नेताओं की बयानबाजी और अति उत्साह को जिम्मेदार ठहराया। उदासीन निष्क्रियता जो अति उत्साह में और जो ये मामले बितरघात वाले थे, और दूसरा वो जो नैरेटिव सेट किया, जो अयोध्या में जो बयान दिया। तो वहीं अखिलेश यादव ने दावा किया कि राज्य सरकार की नीतियों की वजह से अयोध्या की जनता में काफी नाराजगी थी। दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली, न जाने कितने व्यापारियों को आपने दुख संकट पहुंचाए। दावा किया गया कि अयोध्या में राम मंदिर की जगह दूसरे मुद्दे ज्यादा हावी रहे, जिसकी वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अयोध्या की हार सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि देश भर के बीजेपी समर्थकों के लिए भी एक सदमे जैसा माना जा रहा है। रामलला की नगरी अयोध्या में बीजेपी की हार के बाद विपक्ष भी अब बीजेपी पर हमलावर है। फैजाबाद सीट से नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर राम मंदिर पर सियासत करने के साथ ही उन्हें ढोंगी करार दिया। तो राम तो हमारे रोम रोम में है, कोई लाया नहीं है। ये पोल पट्टी खुल गई है और भारतीय जनता पार्टी की पतन की शुरुआत हो गई है। तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि अयोध्या के लोगों ने बीजेपी के अहंकार को तोड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने अपमान किया है भगवान राम का। जनता ने साफ साफ अयोध्या में जनादेश दे दिया कि राम के व्यापारी हैं भाजपा वाले और इंडिया गठबंधन राम के पुजारी है। अयोध्या में बीजेपी की हार पर भागवत आचार्य अनिरुद्ध आचार्य की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने हार का ठीकरा अयोध्या की जनता पर फोड़ा। राम का जिन्होंने भव्य मंदिर बनवाया है उनका वो सपोर्ट करती, अयोध्या वालों की जिम्मेदारी थी, उन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई अपनी। दरअसल अयोध्या में बीजेपी की हार की कई वजह रही। वहां रामलला का भव्य मंदिर बनने और विकास होने से लोग खुश तो हैं, लेकिन साथ ही जिनकी जमीनें ले ली गईं, उनमें काफी नाराजगी नजर आ रही है। लोगों ने यह भी बताया कि प्रशासन के फैसले की वजह से सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए। व्यापारी और छोटे तबके के लोग जो थे वो बहुत ही नाराज थे। संविधान को बदलने की जो बात कही उन्होंने, उसका असर पड़ा। चौरी कमां में जो परेशान हुए उनको जो मुआवजा मिलना था वो मुआवजा नहीं मिला। जिनकी भी दुकानें फुटपाथ पे थी, जिनकी भी दुकानें थी, ठेला था, ऊंची था, कुछ भी लगाते थे, रोजी रोटी कमाते थे, उनकी दुकानें हटाई गई। जी न्यूज़।